फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसकी 2 क्लास हो चुकी थी और पिछली 2 क्लासों में हम कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म तक कंप्लीट कर चुके थे। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार दो चार्ज जब हमको दिए हुए थे वहां तक हमने पढ़ लिया कि जब दो चार्ज हैं तो उनके बीच में हम जो फोर्स है वो कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर सपोज करो हमको दो के जगह 3 चार्ज दे रखे हो, कितने दे रखे हो? 3 चार्ज दे रखे हो, और 3 चार्ज जब किसी ट्राइंगल की फॉर्म में हो तो वहां तक उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज डेवलप कर लिए। तो वो देखो, हमने मान लिया एक चार्ज कोई यहाँ पे है और एक चार्ज कोई यहाँ पे है, ये हो गए दो चार्ज। एक कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है इस बिंदु पे, देखो ये एक ट्राइंगल शेप बन गई, एक ट्राइंगल शेप बन गई भाई, एक ट्राइंगल शेप बन गई। इसको अपन यहां ले लेते हैं, एक ट्राइंगल शेप बन गई। इस ट्राइंगल के एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट है सी। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। इनकी जो लेंथ है ट्राइंगल की साइड्स की वो है ए। क्या है भाई? ए है, सबकी हमने मान ली। क्या दे रखी है हमको? ए दे रखी है। ए मानो, आर मानो, जो मानो, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला। बोला सर नहीं मैं तो आर मानूंगा, आप आर मान सकते हो, आप ए मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप मान सकते हो। अब देखो होगा क्या, हमको वो बोले फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी, कि भाई बिंदु सी पर, किसी भी पॉइंट पे पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु सी पर परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल ज्ञात करो। कहां ज्ञात करो? बिंदु सी पर, इस पॉइंट पर। किस पर? इस पॉइंट सी पर नेट फोर्स निकालना है, इसका हमको परिणामी बल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे भाई, ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू इसको रिपल करेगा इस साइड में। तो ये मान लो यहां पे फोर्स लगा रहा है जिसको हमने नाम दे दिया एफ सी ए। सी पर फोर्स लग रहा है किसके कारण? ए के कारण। अब बी भी इधर फोर्स लगाएगा, बी भी इधर फोर्स लगाएगा, तो बी यहां पे मान लो फोर्स लगा रहा है, उसको हमने नाम दे दिया एफ सी बी। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा इसकी लाइन के अलोंग, ये रिपल करेगा इसकी लाइन के अलोंग। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको हमने नाम दे दिया एफ सी बी, इसको नाम दे दिया एफ सी ए। और नेट फोर्स जो है हमने मान लिया एन। देखो लेट या माना नेट फोर्स या परिणामी बल, परिणामी बल इज इक्वल टू एफ। तो यहां पे एफ जो है वो क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी, दोनों का वेक्टर सम। कैसा सम भाई? वेक्टर सम। कैसा सम? सदिश योग। एफ सी ए का और एफ सी बी का सदिश योग यदि हम कर देंगे तो वो निकल के आएगा अपना परिणामी फोर्स। मतलब इन दोनों का हमको क्या निकालना है? एक तरह से रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है एफ सी ए का और एफ सी बी का। देखो ये जो हमको त्रिभुज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। सारी जो साइड्स है इसकी क्या है? सेम है। जब इसकी सारी साइड्स सेम होंगी तो एंगल्स भी कितने कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बताना एक मिनट, कितना हो जाएगा? बोलो सर 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहां से अब मैं एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो एफ सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ सी ए इज इक्वल टू के क्यू वन बोले तो प्लस क्यू, क्यू
इंटू Q2 बोले तो प्लस Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गई। एफ सी बी की यदि मैं वैल्यू निकालू यहां से एफ सी बी, तो वो क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट। Q1 बोले तो प्लस Q, Q2 बोले तो वही प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉरी ए है, आर नहीं ले रखा हमने, यहाँ पे ए ले रखा है। ये वैल्यू हो गई एफ सी बी की, ये वैल्यू हो गई एफ सी ए की। हमको निकालना क्या है, दोनों का वेक्टर सम निकालना है। आप लोगों को पता होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब करते हैं तो आर निकल के आता है, और आर जो है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यदि हम निकालें तो वो किसके बराबर होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये 11th क्लास में वेक्टर वाला जो पार्ट है, जो चैप्टर है सदिश वाला, उसमें ये फॉर्मूला हमारा आता है। हमने पढ़ा होगा तो याद है, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे देख लो कि जब भी दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखो यहां पे हम निकालेंगे एफ, तो एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ किसका, एफ सी ए का स्क्वायर भाई, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं एफ सी ए की वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ सी ए की वैल्यू क्या है भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी की भी वही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक मिनट, इसका होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा, इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 60। चलो लिख देता हूं मैं एक बार, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/2। देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एफ सी ए का होल स्क्वायर, एफ सी ए की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। एफ सी बी की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इन प्लस में 2 लिख दिया, ए बोले तो एफ सी ए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी बोले तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस ऑफ 60। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू 1/2, एक के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक और एक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल कर देगा, बचा क्या, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक के क्यू स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3। समझ में आएगा, ये एफ जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3। मतलब यहां से फॉर्मूला निकल के जो आया वो क्या निकल के आया, एफ इज इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3। देखो ये हमारा ए स्क्वायर है, मैंने आर स्क्वायर कर दिया। देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कर लेना भाई। आर स्क्वायर यदि कहीं पे रह जाए गलती से तो वो क्या, डिस्टेंस को आर की टर्म्स में लेने की हैबिट सी आ चुकी है इसलिए। ठीक है, देखो एक बार और देख लो। हमको ए बी और सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिट गया थोड़ा सा। ठीक है, ए पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और सी पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इतनी बात बोला सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, आगे देखो। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए से सी की डिस्टेंस भी ए है और बी से सी की डिस्टेंस भी ए है। ये भी उसने हमको पहले से ही दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि सी पर, ये जो पॉइंट सी है, इस पर नेट फोर्स निकालो, परिणामी बल निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले ए के कारण सी पर फोर्स निकाल लें, फिर बी के कारण सी पर फोर्स निकालें और दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे, यानी दोनों को हम सदिश योग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इस पर जो परिणामी फोर्स लगेगा वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एफ सी ए की वैल्यू निकाली। मान लिया एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको भूल जाओ। इस पर जो फोर्स लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, K इंटू Q1 Q2, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी डिस्टेंस, ए का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसी प्रकार से हम एफ सी बी पे, के Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन ए का स्क्वायर। एफ सी बी की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बात आ रही है कि एफ जो है किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स हमने मान लिया एफ है, और एफ जो इक्वल होगा एफ सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी, यानी कि दोनों का वेक्टर सम निकालना है हमको। तो वेक्टर सम निकालने के लिए जब भी हम किन्हीं दो सदिशों का योग करते हैं तो उसके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी परिणाम जो आता है, परिणाम हमेशा अदिश होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो अदिश आता है, यह चीज आपको पता होगी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ सी बी के। भाई इस एफ सी ए को हमने क्या मान लिया, ए, और एफ सी बी को हमने क्या मान लिया, बी। तो वैल्यू रखी एफ इज इक्वल टू एफ सी ए स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ सी बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3। यानी कि जब सिंगल के कारण लगता तो कितना होता, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यदि यही होता, जब एक तीसरा चार्ज दोनों के बीच में इंटरफेयर कर जाएगा तो उसका अंडर रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, ये तो हो गई बात पॉजिटिव चार्ज। हमने मान लिया ये जो पॉइंट सी है यहां पे चार्ज है -q, पॉइंट सी पर चार्ज क्या है भाई, अब -q है। अब हम लिख देते हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी, बिंदु सी पर परिणामी बल ज्ञात करो। ज्ञात करो, देखो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। ए पॉइंट पर है पॉजिटिव चार्ज, बी पॉइंट पर है पॉजिटिव चार्ज और सी पर है नेगेटिव चार्ज। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी भाई, ए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ए जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। बी जो फोर्स लगाएगा वो
इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, बिल्कुल साहब। ये फोर्स हमने वही मान ली एफ सी ए, ये फोर्स हमने मान ली एफ सी बी, ठीक है भाई। ए लगाएगा अपनी तरफ, बी लगाएगा अपनी तरफ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जहां से इसको जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक तो इसके कोसाइन साइन कंपोनेंट्स आ जाएंगे और एक आ जाएगा कोस कंपोनेंट। ये ए के कारण ए को डिवाइड करेंगे तो कंपोनेंट्स जो है हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं कंपोनेंट्स। इधर साइन का इधर कोस का, ये आपको पता होगा। देखो ये हो जाएगा एफ सी ए साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एफ सी बी साइन ऑफ थीटा। इधर जो ए के कारण लगेगा, इसको हम यहां पे ले लेते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को 2a कर लेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन में हमको आगे दिक्कत नहीं आएगी। यदि टोटल 2a हो जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी a, ये क्या हो जाएगी a। अब हमको क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेंगे x, इस पॉइंट को मान लिया, कोई भी पॉइंट मान लो p, ठीक है। देखो इधर की साइड हो जाएगा कोसाइन कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट क्या होगा, एफ सी ए कोस ऑफ थीटा, एफ सी बी कोस ऑफ थीटा, ठीक। देखो हमको पता है कि एफ सी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है एफ सी बी के मैग्नीट्यूड के। भाई ए भी उतना ही है, बी भी उतना ही है, क्यू भी उतना ही है, डिस्टेंस भी बराबर है, मतलब एफ सी बी जो फोर्स लगाएगा वही एफ सी ए फोर्स होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन जब साइन कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक दूसरे से 180 पे है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना f, यहां से हो जाएगा 2f कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको मान लिया, चलो एफ डैश मान लेते हैं नेट फोर्स को, और ये जो है इसको हमने इक्वल मान लिया किसके, एफ के मोड ऑफ एफ। क्या हो गया 2f कोस ऑफ थीटा, ठीक। आई बात समझ में? ये देखो एक बार भाई, पॉइंट सी पे कोई क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए पे प्लस क्यू है, पॉइंट बी पे भी प्लस क्यू है। होता क्या है कि माइनस चार्ज है तो बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो कोई फायदे का सौदा है, कहीं पे कोई चीज बट रही है, चीज एक है और लेने वाले दो हैं। कहीं पे कोई चीज बट रही है, चीज एक है और लेने वाले दो हैं। अब एक रस्सी इधर बंधी हुई है, एक, तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे उसको। मान लो ये एक चीज है, फील लेके समझो। देखो एक इधर रस्सी बंधी हुई है, एक इधर रस्सी बंधी हुई है, एक कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, तो ये जाएगी इधर, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। जब दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो इधर भी नहीं जाएगी इधर भी नहीं जाएगी, सीधी आएगी, सीधी आएगी। तो इसको भी अपन अगर देखें एक हिसाब से तो ये सीधी आएगी। और अगर कंपोनेंट्स में जैसे डिवाइड करके देखें तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, एफ सी ए साइन थीटा और एफ सी बी कोस साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेंगे क्या, एफ सी ए कोस थीटा और एफ सी बी कोस थीटा, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। भाई साथ साथ जा रहे हैं, मैं मान लो कहीं बाइक लेके जा रहा हूँ और दूसरा कोई बंदा मेरे को मिल गया, वो बोलेगा कि यार मैं भी वहां जाऊंगा, मेरे को भी जाना है उसको भी जाना है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई आधा पेट्रोल डलवा देगा तो मैं तेरे को बैठा ले चलूंगा, उसका भी फायदा मेरा भी फायदा, दोनों साथ मिलके हो गए इकट्ठे, ठीक है।
तो ये बोल रहा है यार तेरे को भी यहाँ जाना है पी पे और मेरे को भी पी पे जाना है, दोनों को कहाँ जाना है, पी पे जाना है। तो बोलो साथ साथ चलेंगे दोनों का फायदा हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लिया 2f cos थीटा। अब यहां से अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, f की, वो चाहे a से निकाल लो चाहे b से निकाल लो। तो f इज इक्वल टू देखो क्या होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये डिस्टेंस अपन ने मान रखी है x, ये अपन को पता है 2a का आधा a, अच्छा देखो भाई ये डिस्टेंस अपन ने x मान रखी है, ये अपन को पता है कि 2a है टोटल, तो आधा हो गया a। निकालनी क्या है, ये निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल ट्राइंगल है, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के क्या आएगी, मेरे को ये बताओ भाई। ये वैल्यू जो है वो निकल के आएगी a का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर का अंडर रूट, यही निकल के आएगी, ठीक है। और यही क्या होगी हमारी r होगी, यही क्या होगी r होगी। देखो तो यहां से f की वैल्यू जब हम निकालेंगे f इज इक्वल टू के क्यू, क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1। f डैश हमारा जो है वो हो जाएगा 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ से आप मेरे को कोस थीटा की वैल्यू बता सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो। देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, कोस थीटा की वैल्यू बता सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा यही पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए, कर्ण क्या है ये, कोस थीटा। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रख देंगे वैल्यू, तो एफ डैश यहाँ से निकल के आएगा 2 के क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2 के क्यू स्क्वायर ए अपॉन एक एरा 2 एरे कितने हो जाएंगे 3 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, ठीक है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलो एक बार और देख लेते हैं कैसे। ए बी सी को ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, बी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, सी पर है माइनस क्यू चार्ज।
सी पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, हमको पॉइंट सी पर नेट फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है, पॉइंट सी पे नेट फोर्स निकालना है, परिणामी बल निकालना है बिंदु सी पर। बिंदु सी पर परिणामी बल निकालने के लिए हमने एफ सी ए और एफ सी बी यानी कि ए के कारण फोर्स और बी के कारण फोर्स, चूंकि अभी डिफरेंट है, पहले सेम था तो रिपल कर रहा था, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज जो होते हैं रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, समान चार्ज प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत चार्ज या विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण करेगा तो इस सी ए की तरफ भी आकर्षित होगा और बी की तरफ भी, जितना ए की तरफ होगा उतना ही बी की तरफ होगा। इसको निकालने के लिए हमने इसको कंपोनेंट्स में विभाजित कर दिया। एफ सी ए को किया तो एक आया एफ सी ए साइन थीटा, इधर आया एफ सी ए कोस थीटा, इधर ये आया एफ सी बी साइन थीटा, इधर ये आया एफ सी बी कोस थीटा। एफ सी ए साइन थीटा और एफ सी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है भाई, दोनों का जो परिमाण है वो तो सेम है, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बचा क्या, एफ सी ए कोस थीटा, एफ सी बी कोस थीटा। चूंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और एफ डैश जो है हमारा वो निकल के आया 2f कोस थीटा। अब देखो, अभी देखो पहले कहाँ आएगा ये पॉइंट, यहां आएगा। अब इस चीज की फील लो आप, मैंने अभी आपको बताया था, मान लो कोई एक चीज है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक डब्बा है और डब्बे के अंदर क्या है, चॉकलेट। भाई एक बच्चा है, कोई ये बच्चा है एक अपना प्यारा सा, देखो बच्चा अच्छा है, अच्छे होते हैं बच्चे हमेशा, ठीक है, ये एक प्यारा सा बच्चा है, एक ये भी एक प्यारा सा बच्चा है, दोनों को चॉकलेट खानी है। हमने क्या किया, इसको एक डोरी ली, यहाँ पे एक हुक लगाया, हुक में एक डोरी इस बच्चे को थमा दी, एक डोरी इस बच्चे को थमा दी, दोनों बराबर ताकत लगा रहे, मान लिया बच्चे यहाँ से हिल नहीं सकते, ये भी यहाँ पे कमरे के अंदर बंद है, ये भी कमरे के अंदर बंद है, और एक छोटी सी जगह है यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, और उस जगह से ये इसको खींच रहे। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि ये सीधा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ आ जाएगा। मान लिया दोनों के बीच की दूरी 2a थी, भाई a लेंगे तो a/2 हो जाएगा, फिर अपने कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां पे वैल्यू रखनी होगी तो a की जगह रख देंगे, इसलिए मैंने इसको 2a किया जिससे कि ये अपनी a आ जाए, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और कोई बड़ी बात या कोई बड़ा इश्यू नहीं था कि सर पहले प्लस वाले में a लिया और 2a क्यों लिया, बस सिंपल सी बात है भाई, कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया है, ठीक है। पहले आया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, तो अब भी बच्चा अपनी तरफ खींचेगा और ये बच्चा अपनी तरफ खींचेगा। अब डिपेंड करेगा कि अब कोई ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसकी तरफ जाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जब सेम है तो पहले तो यहीं पे पहुंचेगा, फिर ए अपनी तरफ खींचेगा, बी अपनी तरफ खींचेगा, फिर कहानी कुछ और हो जाएगी जब फोर्स ये निकल के आ जाएगा उस पे जो लगना है। मतलब ये फोर्स जो है एफ डैश को यहाँ लाएगा, उसके बाद तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी है, इसकी वैल्यू उतनी है, डिस्टेंस उतनी है, तो लगेगा ही नहीं। यहाँ पहुंचने के बाद अगर मान लो पॉइंट सी अगर मूवेबल है और वो एक बार यहाँ आ गया तो फिर तो उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, क्यों जाएगा इधर उधर। तो यहाँ लाने के लिए फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2f cos थीटा, ठीक है। अगर हमको फोर्स दे रखा हो, एफ डैश की वैल्यू पूछे, इस कंडीशन में थीटा दे रखा हो, तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अगर नहीं दे रखा हो तो उस कंडीशन में आगे जाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। अब हमने क्या किया कि भाई हम तो एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ की वैल्यू चाहे ए के लिए निकाल लो चाहे बी के लिए निकाल लो, बराबर आएगी, बराबर आएगी। तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस ए है तो इसकी वैल्यू निकाली, ये एक्स है ये ए है तो इसकी वैल्यू आ गई a² प्लस x², ठीक है। हमने के क्यू स्क्वायर अपॉन ax² प्लस x² के अंडर रूट का होल स्क्वायर, देखो r² है तो इसके पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, अपनी f की आ गई। f की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में रख दिया, f डैश की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, भाई कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे रखी, इसको आगे सोल्व किया, ये आया अपना निकल गया। एफ डैश की वैल्यू क्या है, 2k क्यू स्क्वायर a अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो अब 2 या 3 चार्ज थे वहां तक तो बात ठीक थी। अब बोलो सर अगर 2 से ज्यादा दे दिए, 3 से ज्यादा दे दिए, 4 5 6 जितने भी मन करे उसने दे दिए, किसी एक चार्ज पे पूछ लिया भाई इन सारों के कारण इस पे बताओ, तो उस कंडीशन में क्या होगा। उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो ये क्या होता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट चार्ज है अपना क्यू, ठीक है, या इसको हमने मान लिया क्यू नॉट। एक चार्ज है क्यू नॉट, ये यहां पे है, इससे कुछ डिस्टेंस पे इधर, कुछ डिस्टेंस पे यहां पे भी एक चार्ज है Q1। Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। इधर कोई एक चार्ज है Q2, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2। एक कोई चार्ज यहाँ पे है Q3, इसके कारण फोर्स लग रहा है जो F3। अब डायरेक्शन किधर भी हो मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसके कारण फोर्स है, चलो इसको मिटा लो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ सर आपने तो मतलब डायरेक्शन ही बता रखी है। नहीं, ये डायरेक्शन नहीं बता रखी मैंने। Q1 के कारण फोर्स F1 है, Q2 के कारण F2 है, Q3 के कारण F3 है। एक और मान लेते हैं, अपना क्या जा रहा है भाई, Q4 के कारण फोर्स है F4, इधर और मान लिए Q5 फोर्स हो गया F5, एक मान लिया इधर अपन ने QN। ऐसे करते करते N तक आ गए, फोर्स इधर हो गया FN। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है या अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जब भी किसी एक चार्ज पे, जब भी किसी एक पॉइंट चार्ज पे उसके चारों तरफ कई सारे चार्ज यदि फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पे जो नेट फोर्स होगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा जिसको हम मान लेंगे F, तो वो क्या होगा, इन सारे फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी ये क्या कह रहे हैं कि यहां से यदि हम F वेक्टर निकालें तो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर, इन सारों के सम के इक्वल होगा। चलो वैल्यू रख देते हैं। F वेक्टर जो है, F1 की वैल्यू निकालें यहां से तो K Q1 मान लिया, डिस्टेंस ये है R 0 1, 0 से 1 तक है, 0 1 या 1 0 मान लो, चलो इसको 1 0 मान लेते हैं, 1 से 0 तक जा रहे हैं, इसको मान लिया 2 0 डिस्टेंस है, इसको मान लिया 3 0 डिस्टेंस है, ये 4 0, ये 5 0 और ये हो गई अपनी डिस्टेंस N 0। 1 0 0 1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ना वाला, ज़्यादा डिस्टेंस वही है, मैग्नीट्यूड वही आ रहा है, इससे इसकी तरफ जा रहे हैं तो इस हिसाब से मान लिया अपन ने भाई 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो 1 0, 2 से 0 की तरफ जा रहे हैं 2 0, 3 से जा रहे हैं 3 0, यानी 0 की पोजीशन अपनी फिक्स है, 0 बाद में ही आएगा, ठीक है, कि पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, बाद में होती है सर, वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। देखो F हो गया, F1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे अब हम, तो क्या आ जाएगा, K Q1 बोले तो Q, ये Q नॉट इंटू Q, Q1 मान लिया, Q नॉट इंटू Q1, Q नॉट इंटू Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर, R10 का स्क्वायर, 2 की निकाल लें इसी तरह से, K Q नॉट Q2 R ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस वही 3 की भी ऐसे निकल जाएगी, मान लो N की निकाल लेते हैं अब हम, K Q0 QN अपॉन
आर एन जीरो का स्क्वायर, एन तक की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, देखो यहां से हम क्या करते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू जीरो कॉमन ले लेते हैं, के क्यू जीरो, इधर क्या बचा, क्यू वन अपॉन आर वन जीरो का स्क्वायर प्लस क्यू टू अपॉन आर टू जीरो का स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन आर थ्री जीरो का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन अपॉन आर एन जीरो का स्क्वायर। ये चीजें बची अपनी यहाँ, यही बची, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, अब देखो भाई, बोलो सर ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने क्या किया, लिमिट लगा दी, समेशन लगा दिया, लिमिट लिख देंगे हम i टेंस टू 1 टू n, i की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है, n तक, q इंटू आई अपॉन आर आई जीरो का स्क्वायर। यही क्या होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो एक बार और देख लेते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं वो, कि जब भी किसी एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्ज स्थित हो, बहुत सारे चार्ज उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, वो चीज डिपेंड नहीं करती, मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कैसा भी हो, चाहे फोर्स आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, ये नहीं है कि सर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनका वो सेम नहीं होगा, होगा ही नहीं, वो तो अलग अलग मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ठीक है, ये भी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको केवल इनका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो रखना है फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई इसके कारण इस पे जो नेट फोर्स होगा, सारे फोर्स जो लग रहे हैं उनका वेक्टर सम के इक्वल होगा, ये चीज उन्होंने हमको बता दी। तो हमने लिख दिया कि भाई जो एफ हमने मान लिया नेट फोर्स, तो एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 F4 5 6 मतलब n तक जितने भी दे रखे हैं सारों का वेक्टर सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू निकाल लें, F1 F2 F3 F4 सारों की वैल्यू निकाल ली हमने, आ गई। हमने इसमें से के क्यू जीरो कॉमन ले लिया, के क्यू जीरो कॉमन लिया, यहाँ पे Q1 अपॉन R1 जीरो का स्क्वायर, यहाँ पे Q2 अपॉन R2 जीरो का स्क्वायर, ये आ गया n तक। अब हमने क्या सर इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसको और शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दी, और ये जो नंबर्स हैं इनकी जगह क्या लिख दिया हमने, i लिख दिया, और जो वैल्यू है i की वो 1 2 3 डॉट 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 n तक जा रही है। लिमिट i टेंस i इज इक्वल टू 1 टू n, i जो है वो 1 से कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। क्यों, i अपॉन आर आई जीरो का स्क्वायर, यानी 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1 जीरो स्क्वायर, 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R2 जीरो स्क्वायर, 3 रखेंगे तो Q3 अपॉन R3 जीरो स्क्वायर, 4 रखेंगे तो Q4 अपॉन R4 जीरो स्क्वायर, जो है उनकी वैल्यूज आती जाएंगी, मतलब हम कितना भी बड़ा लिख लें। तो यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। देखो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ ली, चार्ज के कारण फोर्स पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही हमको जो पता चलेगी चीज, वो पता चलेगी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि आवेश का वितरण देखेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ये चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या देख लेते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वितरण। देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेम यानी कि कोई भी चीज है उस पर सिमिलरली हो चार्ज हर जगह पे, और एक डिफरेंट डिफरेंट, यानी यहाँ कुछ थोड़ा कम रख दिया, वहां पे थोड़ा ज्यादा रख दिया। जैसे मान लो जीमने के लिए गए हम कहीं पे, ठीक है,
अब जीमड़े भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो हमको वही फैसिलिटी मिल रही है जो बारातियों को मिल रही है, मतलब सिमिलर है जीमड़ा, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक बोलते हैं कि भाई मिठाई मिठाई तो दी नहीं, वो तो बारातियों के लिए, गाँव वालों के लिए लड्डू प्रिय अच्छे, निकलो निकलो निकलो, तो वो क्या भेदभाव वाली बात हो जाती है। तो वो होता है चार्ज में। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, जिसको हम ये बोल सकते हैं सिमिलर या इक्वल, कुछ भी बोल सकते हैं, चलो इक्वल ले लेते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है हमारा, ये होता है 3 प्रकार का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का दे रखा है हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट आता है इसके अंदर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो थोड़ा थ्योरी का टॉपिक है, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। कई बार थ्योरी में या तो पूछ भी लेता है, अगर नहीं भी पूछेगा तो यही पढ़ेंगे तभी हमको आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। देखो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज हिंदी में इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज, किस पे वितरित करना है, किसी भी लाइन पे वितरित करना है, किसी भी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लिया ये कोई लाइन है A to B, तो इस लाइन पे हमको चार्ज को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैसे करना है? इक्वली करना है, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब इक्वल करना है, मतलब सेम सेम डिस्टेंस पे। और पॉजिटिव है तो प्लस लिख देंगे, नेगेटिव है तो माइनस लिख देंगे, जैसा भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं भाई अपने लैम्बडा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। और लैम्बडा की जो वैल्यू हम निकालेंगे, मान लो किसी भी पॉइंट पे चार्ज निकालेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से Q अपॉन L, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाती है, और इस लैम्बडा को अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई सर्कल दे रखा हो, एक मान लो एक कोई सर्कल दे रखा है और इस सर्कल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस कंडीशन में मान लो सर्कल है और इस पे अपना चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इस सर्कल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो इस कंडीशन में इसकी रेडियस दे रखी है हमको r, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2πr। इसकी जो सरकमफेरेंस जो है, इसकी परिधि जो है वो क्या है? 2πr। चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लैम्बडा की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? ये Q अपॉन 2πr। ये हो गया लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा देख रखते हैं हम भाई पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा जो हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें क्या होगा भाई? लीनियर में क्या किया था हमने? लाइन पे। पृष्ठीय है मतलब किसी ना किसी पृष्ठ पे, किसी ना किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो एक ये कोई सरफेस है, ठीक है, कैसा भी ले सकते हैं। इस पे इसको हमको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पे क्या करना है हमको? इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा,
अब इसका यदि हम निकालें सरफेस चार्ज का जो डेंसिटी निकालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं भाई? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? वही टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। क्या है? ए। एरिया ऑफ सरफेस क्या होगा भाई? ए होगा। हमको क्या पता सरफेस कैसा भी हो, जैसा सरफेस होगा उस सरफेस का एरिया। लेकिन यहाँ पे भी एक स्पेशल कंडीशन नोटिफाई करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर हम जो भी चार्ज वगैरह लेते हैं या जो भी कुछ लेते हैं वो इसी फॉर्म में लेते हैं, सर्कुलर फॉर्म में या किसी गोले की फॉर्म में, सरफेस की फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में। मान लिया कोई सर्कुलर है, इसके ऊपर पूरे पृष्ठ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज और इसका एरिया क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज और इसका एरिया। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको सर्कल के एरिया में। अब वो तो जानते हो ना, हाँ, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा के ये निकल जाएगा। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो आयतन आवेश वितरण। ये क्या होता है भाई? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? किसी न किसी वॉल्यूम में, किसी न किसी आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसका जो निकालते हैं अपन डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं रो से। किससे करते हैं भाई? रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं अपन रो से। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। रो इज इक्वल टू वही टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी, वैसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे नोट करने वाला, नोट्स बनाने वाला ऐसा कुछ नहीं था इन तीनों पॉइंट्स में। 3 मिनट के तीनों पॉइंट्स में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रेखीय आवेश वितरण। एक लाइन पे करना है सीधा सा भाई। तो जब उसका हम डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जिस पे भी ले रहे हैं वहां पे, ठीक है। इसी प्रकार जब सरफेस पे आ जाएंगे तो उसका डेंसिटी निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, जिस एरिया पे अपन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वो वॉल्यूम का वो आ जाएगा अपना कि भाई वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है चार्ज की, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ये आगे की चीजें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली